रोमांचक उपन्यास शरीफ गुंडा अध्याय 30। सिक्स्थ सेंस इन्वेस्टिगेशन के सभी स्टाफ इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में विराजमान थे। साथ में अनिकेत भी बैठा हुआ था, जिसके लिए युग शेखर ने अमर्त्य विक्रम सिंह से परमिशन ले लिया था। मिस रुचि, क्या आप खुशबू का पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले आई हैं? युग शेखर ने पूछा। यस सर, और मैंने उसे सिमरन मैडम को दे दिया था। रुचि ने सिमरन की तरफ देखते हुए कहा। यस सर, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट रुचि से ले लिया था और उसकी स्टडी भी कर ली है। सिमरन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी युग शेखर की तरफ बढ़ाती हुई बोली। बताइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? युग शेखर ने रिपोर्ट को बिना देखे हुए कहा। सर, खुशबू को 3 गोली पेट में मारी गई हैं, जो कि .32 बोर के पिस्टल से मारी गई है। सिमरन ने कहा। और क्या है रिपोर्ट में? युग शेखर ने पूछा। गोली नज़दीक से मारी गई है और मौत गोली लगने से हुई थी, लेकिन एक चौंकाने वाली बात है जो कि मुझे परेशान कर रही है। सिमरन के चेहरे पर संदेश का कीड़ा घूमने लगा। क्या? युग शेखर ने उत्सुकता से पूछा। खुशबू के खून से हीरोइन की मात्रा मिली है, यानी कि खुशबू ने शादी के समय ड्रग्स लिया था। क्या? युग शेखर के साथ साथ अनिकेत को छोड़कर सबके मुंह से निकला। और यह इत्तेफाक नहीं है सर, ऐसा नहीं है कि ड्रग्स उसने मिस्टेक से लिया हो। रिपोर्ट में ऐसा माना गया है कि मृतक को ड्रग्स लेने की आदत थी। सिमरन की बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। इससे तो साफ जाहिर होता है कि खुशबू गलत संगत में आ गई थी, युग शेखर ने कहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई उसे धोखे से हीरोइन दे रहा हो और उसे इस बात की खबर ही न हो, अमर्त्य विक्रम सिंह ने कहा। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। खुशबू का कत्ल हुआ है तो कातिल तो कोई न कोई है, ऐसा कातिल भी कर सकता है, युग शेखर ने कहा। अगर मान लिया जाए कि खुशबू को धोखे से ड्रग दिया जा रहा था, तो इसका मतलब कोई करीब का ही ऐसा कर रहा था, अभय बोल पड़ा। तुम एकदम सही फरमा रहे हो। हमें यही पता करना है कि वो कौन है। वह करीब का रिश्तेदार भी हो सकता है और कोई ज़्यादा शातिर आदमी, क्योंकि अब तक की हालात पर नज़र डाली जाए तो कातिल बहुत ही चालाक है। अगर वह हमारे ऑफिस में माइक्रोफोन ट्रांसमीटर लगवा सकता है तो खुशबू को ड्रग्स भी दिलवा सकता है, युग शेखर ने कहा। अब हमें क्या करना चाहिए? युग शेखर ने अमर्त्य विक्रम सिंह की तरफ देखते हुए पूछा। हमें बारीकी से एक एक पहलू पर ध्यान देना चाहिए। पहले तो कत्ल का मोटिव जानने की कोशिश करनी चाहिए, फिर एक एक संदिग्ध के बारे में छोटी सी छोटी बातों पर का अध्ययन करना चाहिए, अमर्त्य विक्रम सिंह ने कहा। आपका विचार ठीक है। हमें किसी क्लू की तलाश है और मुझे लगता है कि हमारे स्पाई कैमरे का फुटेज हमें देखना चाहिए। साथ में शादी वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज को भी हमें गौर से अध्ययन करना चाहिए। युग शेखर कहते हुए रुका और कुछ याद करते हुए बोला। सिमरन, मैंने आपको स्पाई कैमरे का वीडियो दिया था, क्या आपने उस वीडियो का स्टडी किया? युग शेखर ने सिमरन से पूछा। यस सर, और मुझे इस बात से हैरानी हो रही है कि चाहे वो नैशा हो या रचना या फिर गौरव, सब के सब कहीं न कहीं आंखें चुरा रहे थे। सिर्फ रसिक रंजन पायल के वीडियो में उसका चेहरा एकदम सामान्य है, सिमरन ने कहा। मुझे तो नैशा, रचना और गौरव पर पहले से ही शक है। कातिल इनमें से ही कोई हो सकता है, युग शेखर ने कहा। अनुभवी और शातिर क्रिमिनल के लिए बिहेवियर से पता लगाना मुश्किल होता है। मेरा जाति अनुभव है, मैं अफगानिस्तान में एक ऐसी ही गलती कर गया था। एक गांव वाले को हमने तालिबानी समझकर पकड़ा और पकड़ने के बाद हमें एहसास हो गया था कि वह बहुत ही सीधा साधा आदमी था, लेकिन बाद में वो एक खूंखार तालिबानी आतंकवादी निकला जो मारा तो गया, लेकिन कितने बेगुनाहों को मारकर। इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहता है कि अगर पहले ही दिन मैंने उसे मार दिया होता तो कई मासूमों की जान बच सकती थी। मेरे कहने का आशय यह है कि शातिर क्रिमिनल बहुत ही मजा हुआ एक्टर होता है, इसलिए हमें
तब तक किसी को क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए जब तक असली कातिल पकड़ा न जाए, अमर्त्य विक्रम सिंह ने सांस में ही कह डाला। मैं आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। जासूस होने के नाते हमें सब पर शक करनी चाहिए और उन पर नजर रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब हमें वीडियो देखनी चाहिए, युगशेखर ने कहा तो सबने हाँ में सिर हिलाया। अभय अपने चेयर से उठा और प्रोजेक्टर को लैपटॉप से कनेक्ट करने की कोशिश करने लगा। लैपटॉप कॉन्फ्रेंस टेबल के सेंटर में रखा गया, जिसमें कि रुचि ने सभी फुटेज को लोड कर दिया था। कनेक्ट करने के बाद अभय ने रिमोट कंट्रोल से प्रोजेक्टर को ऑन किया। सामने स्क्रीन पर लाइट जल उठी और स्क्रीन पर लैपटॉप का डेस्कटॉप का फाइल दिखने लगा। अभय ने डेस्कटॉप के एक फाइल को वायरलेस माउथ से क्लिक किया। सामने वीडियो स्क्रीन पर चलने लगा। सबने आंखें स्क्रीन पर गड़ा दी। सभी वीडियो को ध्यान से देखा। अगर आप लोगों को कहीं भी संदिग्ध दिख रहा है या कुछ ऐसा जिस पे आप लोगों को शक हो तो उस दृश्य को रोककर हम उस पे रोशनी डालेंगे, युगशेखर ने कहा। सर, सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, मैं जानबूझकर चुप था। अंशु को कार में के अंदर जाते हुए मैंने खुद देखा था। इस वीडियो में अंशु कार से निकलकर सीधे बंगलों में प्रवेश कर गए। इसका सीधा सा मतलब है कि उसे बंगलों में कातिल ने बुलाया था और दोनों नकाबपोश बंगलों में ही तैयार हुए और हमले को अंजाम दिए। इसका सीधा सा मतलब है कि कातिल या तो बंगलों में मौजूद था या फिर कोई करीबी आदमी ने उस सब घटना को अंजाम दिया। अभय एक एक शब्द पे जोर देकर बोल रहा था। तुम ठीक कह रहे हो अभय, मुझे भी लगता है कि कातिल वहां मौजूद था और सब कुछ उसकी देख रेख में हो रहा था। पार्टी का सीसीटीवी फुटेज एक बार और दिखाओ, हमें एक एक बात पे गौर करनी है, युगशेखर ने कहा तो अभय ने एक बार फिर से वीडियो को शुरू कर दिया। वीडियो शाम के 4 बजे से शूट हुआ था। सब चुपचाप गौर से वीडियो देख रहे थे। स्टॉप, इस दृश्य को देखिए। यह वही वक्त है जब मैं अंदर गया था। उस वक्त स्टेज पर खुशबू आसपास कौन कौन मौजूद था, इससे हमारे को आसानी होगी। अभय, तुम नीलकंठ मणि और के बजाज का फोटो सबको दिखाओ, युगशेखर ने अभय से कहा। अभय ने अपने मोबाइल में स्टोर फोटो को सबको दिखाया। अब आप लोग गौर करेंगे तो स्टेज के ठीक नीचे पहली कतार में रचना और गौरव साथ में बैठे हैं, जबकि नैशा के साथ जो शख्स बैठा है वह के बजाज है और ठीक के बजाज के साथ में जो शख्स बैठा है वह है नीलकंठ मणि, युगशेखर ने बताया। यानी सबके सब संदिग्ध वहां मौजूद थे, अमर्त्य विक्रम सिंह ने कहा। करेक्ट। और जहां तक मैंने डीसीपी सुब्बा राव से बात किया, उनका यही कहना था कि 2 गोली ही नकाबपोश फायर कर पाए। एक गोली से बचने के लिए तो सिंह साहब सबको लेकर स्टेज से नीचे गिर पड़े और दूसरी गोली डीसीपी सुब्बा राव पर चली, जिसको वह गच्चा दे गए। युगशेखर ने सबकी तरफ देखा। इसका मतलब तो यही है कि जब सिंह साहब सबको लेकर स्टेज से नीचे गिरे उसके बाद खुशबू को गोली मारी गई, रुचि बोल पड़ी थी। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि नकाबपोशों की गोली खुशबू को नहीं लगी, युगशेखर बोला। स्टेज से गिरने के बाद नीचे बैठे लोगों और स्टेज के बीच का गैप बहुत कम हो गया था। ऐसा भी तो हो सकता है सामने बैठे लोगों में से किसी ने ऐन उसी वक्त गोली मारी हो जब सिंह साहब सबको लेकर नीचे गिर रहे थे, अभय बोला। ऐसा भी हो सकता है और यह भी संभव है कि गिरने के बाद किसी ने गोली मारी हो, युगशेखर बोला। लेकिन अगर गिरने के बाद गोली मारी गई होती तो खुशबू चीखी तो होगी और ऐसे में सिंह साहब खुशबू के सबसे करीब थे, इन्होंने खुशबू की चीख तो सुनी होगी, अभय अमर्त्य विक्रम सिंह की तरफ देखते हुए बोला। मैंने खुशबू की चीख नहीं सुनी थी और उस समय भगदड़ मचा हुआ था, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। ऐसे में मेरा ध्यान चीख की तरफ नहीं गया था, या यूं कहे तो मैंने कुछ नहीं सुना, अमर्त्य विक्रम सिंह ने कहा। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रहा कि डीजे हॉल में धमाका कैसे हुआ और फिर सीसीटीवी में उसका फुटेज क्यों नहीं है, अमर्त्य विक्रम सिंह ने कहा। इसी बात से तो मैं भी परेशान हूं। कातिल को हमारी प्लानिंग की खबर थी और मुझे लगता है उसने चालाकी से डीजे हॉल वाले कैमरे को खराब कर दिया था, युगशेखर सोचते हुए बोला।
अंकल, मैं कुछ बोलूं? अनिकेत ने युग शेखर की तरफ देखते हुए कहा। हाँ बेटा बोलिए। युग शेखर प्रश्नवाचक दृष्टि से अनिकेत को देखते हुए बोला। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो फ्रेंच कट वाले अंकल जो दूल्हे के ड्रेस में थे, उन्होंने गिरकर उठते हुए अपनी जेब में कुछ डाला और उस समय उनके चेहरे पे घबराहट थी। वो घबराहट दूसरे लंबे वाले विदेशी अंकल की तरफ देख रहे थे। अनिकेत ने कहा। तुम्हारा मतलब दिगंबर और रतन दत्त से है? योग शेखर ने पूछा। आप स्टेज से नीचे गिरने के बाद जब सब लोग उठ रहे हैं तब का दृश्य दिखाइए अंकल, अनिकेत ने अभय से कहा। अभय ने युग शेखर की तरफ देखा और युग शेखर ने उसे ऐसा करने का इशारा किया। अभय टेप को रिवाइंड करके उस सीन पर ले आया। ये देखिए आप लोग, ये आदमी जेब में कुछ रखते हुए दूसरे वाले आदमी को घबरा कर देख रहा है। मैं भी कभी कुछ गलत करता हूं तो घबराहट आ जाती है और पापा पकड़ लेते हैं, अनिकेत ने दिगंबर और रतन दत्त को पॉइंट करते हुए कहा। तुम्हारी बात तो ठीक है बेटा, लेकिन वहां उस समय सिचुएशन ही ऐसा था कि सब लोग घबराए हुए थे, युग शेखर बोला। अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो बोलो, अनिकेत ने युग शेखर से कहा। आपको यहां कुछ भी बोलने की आजादी है, आप अपनी बात बेझिझक रखिए, युग शेखर ने कहा। अमर्त्य विक्रम सिंह चुपचाप अनिकेत की बातों को सुन रहे थे। अंकल, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबके चेहरे पे अलग अलग भाव हैं, जैसे कि बाकी सब लोग डरे हुए हैं और फ्रेंच कट वाले अंकल घबराए हुए हैं, जबकि पापा एकदम सतर्क, अनिकेत ने कहा। सिंह साहब, अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि अब हम अनिकेत को बच्चा समझने की भूल नहीं कर सकते, और शायद मैं भूल गया था कि वो आपका बेटा है और वो भी बाप से 2 कदम आगे, युग शेखर ने अमर्त्य विक्रम सिंह की तरफ मुखातिब होते हुए कहा था। प्रत्युत्तर में अमर्त्य विक्रम सिंह सिर्फ मुस्कुराए। अभय, आप उस दृश्य को जूम करके दिखाइए जिसमें दिगंबर अपनी जेब में कुछ रख रहा है, युग शेखर ने अभय से कहा। अभय उस सीन को जूम करने लगा। जब पूरे स्क्रीन पर जेब और हाथ का दृश्य रह गया तो उसने जूम करना बंद कर दिया। हल्की सी कोई चमकती चीज दिखाई दे रही है, अभय बोला। वो चमकती चीज क्या हो सकती है, युग शेखर ने सबसे पूछा। वह चमकती चीज पिस्तौल हो सकती है, अमर्त्य विक्रम सिंह ने कहा। आपका मतलब खून दिगंबर ने किया है, युग शेखर ने पूछा। शक तो उसी पर जा रहा है, अमर्त्य विक्रम सिंह ने कहा। युग शेखर ने अमर्त्य विक्रम सिंह की बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह कुछ सोच रहा था। सब लोग युग शेखर की तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद युग शेखर चहका। चला किधर, मैं समझ गया कातिल कौन है। कौन है सर, अभय और रुचि चकित होते हुए पूछे। दीवाने, तुम एक काम करो, कहते हुए युग शेखर अभय को समझाने लगा। अभय ध्यानपूर्वक युग शेखर की बातें सुनने लगा। तभी युग शेखर का मोबाइल रिंग करने लगा। उसने ग्रीन बटन दबाकर मोबाइल को हाथ से कान तक पहुंचाया। हेलो, युग शेखर हियर? मिस्टर युग शेखर, मैं डीसीपी सुब्बा राव बोलता। कहिए डीसीपी साहब, मुझे कैसे याद किया? वी आर ट्राइंग, लेकिन कातिल का पता नहीं चलता। ऊपर से मिनिस्टर का फोन आया और फिर ये मीडिया वालों ने तो परेशान कर रखा। तुमको कुछ क्लू मिलता? डीसीपी साहब, आप भैरव जज जी के बंगलों पर पहुंचिए, आपको कातिल मिल जाएगा। वह चालाक है लेकिन हमारी पकड़ से अब दूर नहीं। क्या तुम सच बोलता? हम अभी पहुंचता वहां पर। चहकते हुए डीसीपी की आवाज युग शेखर के कान में पड़ी और फोन उसने कट कर दिया। सिंह साहब, आप मेरे साथ आइए, आपका वहां होना जरूरी है। रुचि अनिकेत को आपके घर तक छोड़ देगी, युग शेखर ने अमर्त्य विक्रम सिंह और रुचि को देखते हुए कहा। युग शेखर की आवाज में खुशी के मारे कंपन आ गई थी। वो अपनी चेयर से उठकर बाहर की तरफ बढ़ा। ऑल द बेस्ट अंकल एंड पापा, अनिकेत ने दाएं हाथ का अंगूठा दिखाते हुए कहा। थैंक यू बेटा, युग शेखर ने मुस्कुराते हुए अनिकेत को देखा और तेजी से आगे बढ़ा।
वह जल्द से जल्द भैरवदत्त के बंगलों तक पहुंचना चाहता था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पे मुस्कान। धन्यवाद।